हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 4 शुरू कर दिया है। नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। और इस पाठ को पढ़कर, इस कविता को पढ़कर आपने क्या फर्स्ट वीडियो देखा जिसमें व्याख्या, लेखक और कवि परिचय है? यदि नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर, ताकि आपको अर्थ भावार्थ सब कुछ समझ में आए, क्योंकि किसी भी कविता का भावार्थ समझना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी की भावार्थ समझ जाते हैं तो उनके किसी भी तरह के प्रश्नों का जवाब हम भली भांति दे पाते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे कैमरे में बंद अपाहिज कविता के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। हर एक प्रश्न का अर्थ होता है, ठीक है? और जब हम प्रश्न के अर्थ को भली भांति सुनकर, पढ़कर समझ लेते हैं तो उसके आंसर्स को भी भली भांति समझ जाते हैं। और जब हम व्याख्या या किसी भी कविता का भावार्थ समझ लेते हैं तो हम किसी भी तरह के प्रश्नों का अर्थ स्वयं भी लिख पाते हैं, बशर्ते कि हम सही शब्दों का प्रयोग करें। और सही शब्दों का प्रयोग हम कैसे कर पाएंगे? ये चमत्कार नहीं होता है, कोई जादू भी नहीं होता है। अधिक से अधिक हमें पढ़ना होगा, अधिक से अधिक, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर्स हों, चाहे आपकी पाठ्य पुस्तिकाएँ हों, चाहे आपकी लाइब्रेरी की कोई पुस्तकें हों। जब आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्दों का भंडार यहाँ पर आ जाएगा। और जब किसी भी प्रश्न का आप उत्तर लिखने वाले होंगे तो उस समय अपने आप ही अनायास ही वो शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है? तो प्रश्नों को समझना जरूरी है, उत्तर को आप जानेंगे, लिखेंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। बिल्कुल, कोष्ठक मतलब जानते हो, ब्रैकेट्स। तो कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इनका क्या औचित्य है? औचित्य मतलब क्या उद्देश्य या फिर क्या अभिप्राय? अभिप्राय भी हो सकता है, ठीक है? तो जहां जो शब्द उचित होता है उसको ही लिखना है। यहां पर औचित्य ही बहुत सही है। तो कविता में कुछ पंक्तियां, हाँ, ब्रैकेट में तो रखी गई थी, देखा है ना आपने? तो इनका क्या औचित्य हो सकता है? कवि ने कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी हैं। कोष्ठक मतलब आप समझते हो, ब्रैकेट्स जिनको कहते हैं। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। अर्थात जब भी कोई बात ब्रैकेट में दी जाती है या कोष्ठक में लिखी जाती है तो वो मुख्य भावनाओं को व्यक्त करती है। इस कविता में बात की जा रही है ब्रैकेट्स की या कोष्ठकों की। तो ये जो भी कोष्ठकों में जो शब्द लिखे गए हैं वो कवि के मुख्य भावों को व्यक्त करने के लिए लिखे गए हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। ये एक तरह से संचालन करने के लिए है। जैसे कैमरामैन के लिए लिखा था इसको ब्रैकेट में, ठीक है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अर्थात संचालन करने के लिए है, संबोधित किया गया है। तो ये कैमरामैन के लिए था कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, तो ये किसी को संबोधित किया जा रहा है, ठीक है? कैमरा में वक्त की कीमत है, ये भी ब्रैकेट में है। तो ये उन्होंने अपनी मुख्य, अपनी सत्ता या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कहा है इन्होंने कि किस तरह से जो दूरदर्शन या जो मुख्य कैरेक्टर्स रहते हैं वो किस तरह से अपने आप को या अपने आप की बात का वजन बढ़ाने के लिए उन बात को ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो कवि ने यहाँ पर इन बातों को ब्रैकेट में रखा है ताकि हम उनके महत्व को समझ सकें कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो कवि ने कुछ पंक्तियों कोष्ठकों में रखी हैं। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। ये एक तरह से संचालन करने के लिए है, ठीक है? संचालन करने के लिए बताया गया है। जैसे दर्शकों के लिए है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? वहां दिया गया था कैमरामैन के लिए। ये वाले किसके लिए हैं? ब्रैकेट में दी गई थी ये पंक्तियां, ये थी कैमरामैन के लिए, ठीक है? कैमरामैन के लिए है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा वक्त की कीमत है, इस तरह से। तो ये कैमरामैन के लिए थी।
अब आगे है दर्शकों के लिए। ये पंक्तियां भी ब्रैकेट्स में दी थी कि हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये दर्शकों के लिए था। अपंग व्यक्ति की बातें हैं, वो भी ब्रैकेट में दी गई हैं। वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। ये कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। मुख्य उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए कोष्ठक या ब्रैकेट्स सहायक होते हैं। तो जब कभी भी किसी बात को, जैसे इन्वर्टेड कॉमा भी तो लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लग गया या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया, तो किसी की बात को एज इट इज कहने के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है ना। उस किसी की, जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे पाकर रहूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इनको एज इट इज लिखा जाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो कुछ बात को मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोष्ठक में भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए, क्या करना है? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है। क्रूरता, करुणा के मुखौटे में, बहुत सही है। समाज पर कवि ने व्यंग किया है। कैमरे के माध्यम से या कैमरामैन के माध्यम से कुछ ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो समाज में तथाकथित बड़े बने रहते हैं, पूंजीपति रहते हैं, और जो छोटे या कमजोर या लाचार व्यक्तियों को ऐसे समझते हैं जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं, उनको मानो पैरों के तले रौंदते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता। करुणा के मुखौटे में मतलब ऐसा लगता है जैसे दया दिखा रहे हैं बहुत, और इस मुखौटे के पीछे क्रूरता है। दिखाया जा रहा है कि हम किसी के प्रति बहुत अधिक गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे तो कोई दूसरा ही रूप है। हमने पढ़ा ना कविता में कि किस तरह से कैमरे के पीछे वो तरह तरह से प्रश्न पूछते हैं, तरह तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं ताकि वो रोने लगे, उसकी आंखें सूजी हुई दिखने लगे, फूली हुई दिखने लगे। और दर्शकों के सामने कुछ और सामान्य सा प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, हम आपके साथ गहरी संवेदना व्यक्त, तब तक जब तक कि वो रो चुका होता है बुरी तरह से और वो आंसर देते नहीं बनता उससे, और वो फूट फूट कर दर्शकों के सामने रोने लगता है। करुणा के मुखौटे मतलब, करुणा मतलब दया। ऐसे लोग होते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोग होते हैं, अक्सर कहते हैं ना, उसी डाली से फल या उसी डाली को तोड़ा जाता है जो झुकी हुई होती है। जो कमजोर हैं, जो दीनहीन हैं, उन्हीं पर अधिक अत्याचार किए जाते हैं। ये कैसी समाज की विडंबना है। कवि ने उस समाज की ओर भी हम सबको आगाह किया है। यह कविता मानवीय करुणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। ठीक है, तो यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का भी वर्णन है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जो उसकी झुग्गी पर कब्जा कर लिया, इस किसान की, गरीब किसान की भूमि को हथिया लिया और वहां पर बड़े बड़े महल और अट्टालिकाएं बना दी, ऐसे लोगों की ओर भी संकेत करता है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं मतलब उस पर झूठी उसको दिलासा दे दी, और उसकी करुणा का सौदा मतलब जब उनको अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो उनको तो फायदा ही फायदा है। इसलिए कहा है कि करुणा के मुखौटे के पीछे क्रूरता छुपाए रहते हैं। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? यहाँ पर
उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से क्या है, हम समर्थ शक्तिवान मीडिया की ताकत को दर्शाया है कि वास्तव में जो आज हम देखते हैं चारों तरफ, मीडिया किसी को भी उछाल सकती है, किसी की भी पगड़ी उछाल सकती है, अर्थात किसी को भी बेनकाब कर सकती है, किसी को भी बेइज्जत कर सकती है। अपने कैमरे और मीडिया के चर्चे से लोग किसी न किसी को धमकाते भी हैं। एक साधारण से व्यक्ति को, एक चरित्रवान व्यक्ति को भी तरह तरह से कुछ भी कहकर उस पर लांछन लगाकर उससे कई मोटी मोटी रकमें भी ऐंठते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, हम तुम्हारी बात को सब में फैला देंगे। तो हम समर्थ शक्तिवान ये किसके लिए है? मीडिया के लिए है। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि यही व्यंग्य करना चाहते हैं कि जो शक्तिवान है वो दुर्बलों पर अत्याचार करके अपने को और शक्तिवान समझता है। देखिए, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत और कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। जो भी कार्यक्रम संचालक हैं उनकी मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं। अपनी प्रचार प्रसार के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं, किसी की भी इज्जत को दांव पर लगा सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण और प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से ही होता है। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्टेड। कब कहाँ क्या कहना है ये आप भी भली भांति जानते हैं। और यहाँ पर कवि रघुवीर सहाय जी ने भी इस कविता के माध्यम से हम सबको एक बार पुनः चेतावनी दी है कि हाँ, ऐसा होता है। और इस कविता का पाठ्यक्रम में शामिल होना और भी प्रूफ कर देता है, प्रमाणित कर देता है कि यस, ये हैज प्रूव्ड, ये होता है। ठीक है, अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण वो किसी का भी मजाक बना सकते हैं, किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालन किसी की करुणा को बेच भी सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण और प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से ही होता है। उनके बिना मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। कहाँ क्या करना है, किसको क्या करना है, कहाँ कितनी बात को बोलना है, कौन सी बात को बार बार हाईलाइटेड करना है। और हमें लगता है कि अचानक हो गया, वहाँ अचानक कुछ नहीं होता है। कभी हम देखते हैं, बहुत सारे हमने शोज देखे हैं, जैसे दूरदर्शन की या टेलीविज़न की हम बात करें, और ये अचानक ये आ गया। नहीं नहीं, अचानक कुछ नहीं है। वो हम सबको दिख रहा है कि वो अचानक है, लेकिन वो तो स्क्रिप्टेड है। यस, है ना? समझते हैं ना आप भी? हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। जब मीडिया तरह तरह के सवालों की बौछार करती है तो उससे जो संतुलित व्यक्ति है वो भी विचलित हो जाता है। वो सही से जवाब नहीं दे पाता। अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने ही लगता है, बस उन्हें यही चाहिए। रोने वाला व्यक्ति ही उन्हें चाहिए। सब कुछ उससे कार्यक्रम संचालन की इच्छा अनुसार करना होता है। रोता है, बिलखता है, आंखें फूल जाती हैं और बस उसी को फिर वो कैमरे को इशारा देते हैं कि चलो अब दिखाओ इसको। यही है मुनाफा कमाने का एक तरीका, यही कवि ने बताया है। ठीक है, इसलिए कहा है कि हम समर्थ शक्तिवान एक कमजोर को लाएंगे। प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? बताइए, कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? बताइए। हाँ, यहां पर उन्होंने साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, जब इंटरव्यूअर तरह तरह के प्रश्न पूछता है तो एक तो ये कि सामान्य सा व्यक्ति जिसने कभी भी मीडिया का सामना नहीं किया हो या तरह तरह के सवालों का सामना नहीं किया होगा, वो बुरी तरह से मतलब विचलित हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा कि मैं क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, कैसे कहूँ, और वो पूरी तरह से ऐसे हो जाएगा। और मीडिया क्या दर्शाएगी? ये बेचारा अपनी लाचारी के कारण परेशान है,
जबकि वो परेशानी का कारण उनके प्रश्नों की बौछार है और मीडिया उसको अपने तरीके से लीपापोती करके दर्शकों को व्यक्त कर देगी या प्रकट कर देगी सामने। ठीक है, तो यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यदि साक्षात्कार देने वाला अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो प्रश्नकर्ता सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाएगा, सिंपैथी। उसका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है। ठीक है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है, उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्र हमने दिखाया है। उन्हें यह सफलता मिल जाएगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति रो रहा है, आप देखिए दर्शकों की भीड़ के आंसू भी थम नहीं रहे हैं। और जिससे उसका जो बड़ा सा उद्देश्य था कि ये कार्यक्रम एक सामाजिक हो जाए, इंडिविजुअल सोशल, तो वो इंडिविजुअल के स्थान पर उसको सोशल कार्यक्रम बताकर बहुत सारी टीआरपी हासिल कर लेते हैं। जो इनका उद्देश्य है वो उनका उद्देश्य पूरा हुआ और उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्र हमने दिखा दिया है कि बिल्कुल वास्तविकता है, तभी तो दर्शक भी रो रहे हैं, अन्यथा कोई क्यों रोएगा उसकी बातों में आकर इस तरह से। इसलिए यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक यदि साथ में रोने लगे तो मीडिया की तो समझ लीजिए चांदी ही चांदी, क्योंकि वो तो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हो गए। समझ आया? हाँ, तो ये कविता के माध्यम से तो ये है। दूसरा क्या है कि यदि जैसे राजनीति की बात करें या हम और किसी क्षेत्र की बात करें तो जहाँ कभी दीनहीनों की वो सहायता करते हैं, इन्होंने इतना इसको बांट दिया तो इसको ये दे दिया, इनको भोजन दे दिया, और उसके सामने बड़े बड़े फोटो भी लग जाएंगे। यदि ये भी तो देखो ना कि यदि किसी को बिस्किट्स के पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं तो फोटो खींचेगा और मीडिया पर ले जाएगा कि देखो हम बिस्किट के पैकेट बांट रहे हैं। अरे जब सहायता दिल से करनी होती है ना तो दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ये भी कवि ने साफ साफ बताया कि यदि हम वास्तविक रूप में किसी की सहायता ही करना चाहते हैं तो उसको दिखावे की आवश्यकता नहीं है। दिखाकर तो हम मीडिया में पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने आप की ख्याति या अपने आप को हम प्रसिद्धि दिलाना चाहते हैं कि हमने देखो गरीबों को ये दिया। तो दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? ताकि दुनिया से आप वाहवाही लूट सको। यही है काम मीडिया का भी और कुछ ऐसे तथाकथित लोगों का भी। अगला है पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में देखा है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यवसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। यस, कहते हैं ना कि आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं, क्योंकि व्यवहार से कुछ नहीं मिल रहा है उन्हें लाभ या मुनाफा। यस, उन्हें तो व्यवसाय करने से लाभ मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। तो आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं। मतलब संबंध उन्हीं से मधुर हैं जिनसे मुनाफा अधिक है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू को ही इंटरव्यू, ठीक, या इंटरव्यू, ठीक। यहां पर साक्षात्कार अर्थात होता है इंटरव्यू के प्रति व्यावसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन और कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता, बस समय की कीमत होती है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं। सबसे बड़ा उनका फंडा यही रहता है कि कम से कम समय में कैसे अधिक से अधिक उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो सके। ठीक, अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। देखो, ताकि करुणा को नकदी मतलब पैसे में बदला जा सके, उसकी करुणा से कमाई की जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है, वहां कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ दिखावटी है, सब कुछ बनावटी है।
पर्दे पर वक्त की कीमत है का अर्थ है कि मीडिया हमेशा ये चाहती है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक उनके साथ दर्शक जुड़ जाएं, उनको अधिक प्रसिद्धि मिल जाए, उनका अधिक जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो अधिक लोकप्रिय हो जाए, पब्लिक उसको पसंद करे, ताकि कम समय में वो अधिक बटोर लें। यही है, यही बताया है कवि ने कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। ठीक है, आशा करती हूं आपने कविता में लिखी हुई पंक्तियों को और कवि के उद्देश्य को भी समझा है। साथ ही साथ परोक्ष रूप से जो कवि हमसे कहना चाहते कि समाज भी कुछ इसी तरह की है, उसको भी आपने सुना है, समझा है। क्योंकि आप कक्षा 12वीं में हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हर एक पाठ को, हर एक कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की मैं बात कर रही हूँ। अंग्रेजी मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा नर्सरी से कक्षा किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोज भी आप देख सकते हैं एकदम फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।